अच्छा जी, आज हमारी जो पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो मैं वेलकम करना चाहता हूं जो पंजाब में मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात का जो शेड्यूल जारी हुआ है उसके ऊपर हम भरपूर तरीके से इंशाअल्लाह ये जो हकीकी आज़ादी की जो हमारी जदोजहद है उसको हम इन इलेक्शंस के साथ भी जोड़ेंगे। हम समझते हैं कि अगले 6-8 हफ्तों में जनरल इलेक्शन का ऐलान भी हो जाना चाहिए, हो जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन उससे पहले चूँकि ये इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट के हैं तो इसमें भी हम भरपूर हिस्सा लेंगे और आवाम जो है वो हर जगह के ऊपर अपनी वोट से, अपनी बैलेट से ये साबित करेगी कि वो एक आज़ाद पाकिस्तान के साथ हैं, एक ग़ुलाम पाकिस्तान को वो मुस्तरद करते हैं और इन मीर जाफ़रों और मीर सादकों को जो मुसल्लत किया गया है पाकिस्तान पे, जिन गद्दारों को पाकिस्तान में मुसल्लत किया गया है, इनको हम मुस्तरद करते हैं और हर सूरत में पाकिस्तान की आवाम जो है वो इसको मुस्तरद करेगी। उसके बाद अगले मरहले में हमने ये देखा है कि बड़ी दिलचस्प पाकिस्तान में ये सूरत हाल है कि जिसे कहते हैं कि बने हैं मुद्दई, बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने मुकदमे की जो तफ्तीश करने वाली सारी टीम है उसको तब्दील कर दिया है। डॉक्टर रिजवान जो उस टीम के सरबराह थे उनको ज़बरदस्ती की छुट्टी पे भेज दिया गया है। हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ तहकीकात करने वाली FIA की टीम को बदल दिया गया है और अपने मनपसंद लोगों को FIA में तैनात किया जा रहा है। इससे पहले 2 मुकदमात में मैं याद कराना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलात का नोटिस लिया था। एक आपको याद होगा NICL केस और उसके बाद हज कोटा केस। दोनों केसेस में जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ख़िलाफ़ तफ्तीश हो रही थी और हुसैन असगर को आपको याद होगा कि गिलगित ट्रांसफ़र किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको कैंसिल किया और सुप्रीम कोर्ट ने बरह रास्त जो तफ्तीश थी उसमें जो मुल्ज़मान हैं उनको मुदाखलत से रोक दिया। हम इसी पैटर्न के ऊपर ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का नोटिस ले। ये नहीं मुमकिन कि जो एक इस वक्त के नाम नहाद इम्पोर्टेड हुकूमत जो हम पे मुसल्लत है उसकी जो तफ्तीशें हैं वो इस तरह से तबाह बर्बाद कर दी जाएँ। आपने देखा कि पहले ही दिन नैब का रिकॉर्ड चोरी करने की कोशिश की गई और अब FIA के रिकॉर्ड से भी हेर फेर हो रही है और हम समझते हैं कि ये कोई हक नहीं है इस वक्त शहबाज शरीफ साहब को जो ख़ुद मुल्ज़म है FIA के। FIA उन्हें मुल्ज़म डिक्लेयर कर चुकी है। आप मुल्ज़म हैं, आप उसी महकमे में जो है वो तब्दीलियाँ और ट्रांसफ़रें कर रहे हैं, हम इसको मुस्तरद करते हैं। फ़र्द जुर्म उसमें जो है वो आयद होनी है। अगली पेशी के ऊपर पिछली दफ़ा जो आखिरी पहला हुक्म ये आया था, अभी हलफ उठाने से पहले वो ये आया था प्रोसिक्यूशन टीम को कि आप अदालत नहीं जाएंगे। अब अगर इस तरह से आपने इसको अदालतों को प्रोसिक्यूशन को मैनिपुलेट करना है तो ये हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसका नोटिस ले। अदालतें इसलिए बैठी हैं, अगर नहीं होगा तो हम भी इसमें पटिशन फाइल करेंगे। लेकिन असल बात यह है कि हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को ये मामला देखने चाहिए कि किस तरह से मुल्ज़मान यहाँ पे भाग रहे हैं। नाज़म जोखियो केस में जो हुआ सिंध में वो आपके सामने है। एक जुल्म और बर्बरियत की यूँ पुराना पाकिस्तान इतनी शिद्दत से वापस आया है कि लोगों की आंखों में जो आंसू थे वो छलक पड़े। आप देखिए कि पहले दिन इन्होंने जो यहाँ पे अपने ये FIA पहले दिन तो खैर माशाल्लाह सहाफ़ियों के लिए खाबे खोल दिए गए प्राइम मिनिस्टर हाउस में और कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम जो भूखे लोगों के लिए था उनको बंद कर दिया गया और उसके आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में खाबे खोल दिए अपने मखसूस सहाफ़ियों के लिए। दूसरी दिन जो किया आपने मैरियट में एक बुज़ुर्ग शहरी को तशद्दुद का निशाना बनते देखा। तीसरे दिन आपने देखा कि किस तरह से एक सर्विंग मेजर को लाहौर में तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसी शाम को PMLN के एक नीम पागल आदमी ने ये कहा कि हम हर जगह ये करेंगे। इस तरह के आप जो नैरेटिव दे रहे हैं और आप लोगों को और फिर नाज़म जोखियो का केस जो हुआ वो हमारे सामने आया, तो ये एक पुराने पाकिस्तान की एक झलक जो है वो हमें नज़र आई। इसके साथ साथ पहले दिन शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो उन्होंने हलफ लिया एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के तौर के ऊपर, पहले दिन आपने चीनी में 10 रुपया इजाफा हो गया,
اس سے اگلے دن گھی کی قیمت میں 10 روپیہ اضافہ ہو گیا، اور آج بتایا جا رہا ہے کہ بجلی کی قیمت میں 4 روپے 35 پیسے فی یونٹ اضافہ ہو گیا ہے۔ تیل کی قیمت میں بتایا جا رہا ہے کہ 21 سے 25 روپے اضافہ کیا جا رہا ہے۔ جب ہم نے آج سے، جب حکومت ہماری 2 مہینے پہلے، ہم اس قیمتوں کو فریز کر کے گئے تھے۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ جون تک ان کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اس کی ہم فنڈنگ ارینج کر کے گئے ہیں۔ آپ اس فنڈنگ کو کیوں تبدیل کر رہے ہیں؟ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کے ساتھ اس وقت بڑی زیادتی ہے۔ الحمدللہ ہم نے جو پاکستان کے اندر ایک جس طریقے کی معیشت چھوڑی ہے، وہ ایک مستحکم معیشت تھی، اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو، یہ جو عام آدمی ہے اس کو اس طرح سے زد جو ہے وہ نہ پہنچائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک تحریک اٹھی ہے عمران خان کی قیادت میں، جو پورا پاکستان جس سے دہل کر رہ گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے پشاور کے جلسے میں، ہم نے دیکھا کہ کس طرح لوگ جو ہیں ایک آواز کے اوپر نکلے۔ اس سے پہلے آپ کبھی پاکستان میں آپ دیکھیں کہ کتنی محنت کرنی پڑتی ہے لوگوں کو نکالنے کے لیے۔ یہاں پہ تو نون لیگ وغیرہ کو قیمے کے نان دینے پڑتے ہیں، آپ کو چنگچی دینا پڑتی ہیں، بریانیاں دینا پڑتی ہیں، اور پیپلز پارٹی نے تو الحمدللہ 2-2 ہزار روپیہ بھی دیا لوگوں کو جلسوں میں لانے کے لیے۔ ایک ٹویٹ کے اوپر کس طرح سے پورے پاکستان سے لوگوں نے لبیک کہا۔ اس کا جو عمران خان کا آج اثر ہے، وہ الحمدللہ پورے پاکستان میں، اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آج سے چند مہینے پہلے یا شاید 1 سال پہلے مریم نواز نے اپنے 2 MNAs کو کہا تھا استعفیٰ دو، دونوں بھاگ گئے۔ ایک تو جاوید عباسی تھا اور دوسرا کیپٹن صفدر کا بھائی تھا۔ 2 MNA تھے، دونوں مریم نواز کے کہنے کے اوپر بھاگ ہی گئے۔ انہوں نے کہا ہمیں مذاق میں بھی یہ نہ کہیے گا استعفیٰ دیں۔ کانسٹیچوئنسی پولیٹیشین کے لیے استعفیٰ دینا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن آج ایک آواز کے اوپر، وزیر اعظم عمران خان کی آواز کے اوپر 125 لوگوں نے استعفے ان کے منہ پہ مارے ہیں امپورٹڈ گورنمنٹ کے۔ اور یہ وہ ایک کنٹرول ہے ان کا جو اس وقت پاکستان کے عوام کی نبض کے اوپر ظاہر کرتا ہے۔ کراچی میں ہونے والا جو ہمارا جلسہ ہے وہ انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا تو سب سے بڑا جلسہ ہوگا ہی۔ میرا یہ خیال ہے کہ وہ انشاءاللہ بر صغیر کی تاریخ کے بڑے جلسوں میں سے ایک جلسہ ہوگا۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہم آگے جلسے کرنے جا رہے ہیں، جو ہم لاہور میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد کا جو پروگرام ہے وہ ہم نے ابھی نہیں بتایا۔ وہ پروگرام ایسا ہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتخابات کی طرف ہی آپ نے بڑھنا ہے۔ فیصلہ آپ یہ کر لیں زیادہ نقصان کر کے بڑھنا ہے یا کم نقصان کر کے بڑھنا ہے، اس کے علاوہ فیصلہ نہیں ہے۔ فنڈنگ کیس کے اوپر میں فاروق حبیب صاحب کو کہوں گا ذرا ہمیں بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ کا کیس الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں کا جو ہے وہ سن رہی ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کا بھی کیس ہے، اور پاکستان تحریک انصاف ہر قسم کی تحقیقات کے اندر تعاون بھی کر رہی ہے اور اس کو ویلکم بھی کرتی ہے، لیکن بنیادی طور کے اوپر کچھ حقائق جو ہیں وہ عوام کے ساتھ شیئر کرنے بہت ضروری ہیں کہ اس ممنوعہ فنڈنگ کے اوپر جو باقاعدہ طور کے اوپر اسکروٹنی کمیٹی بنائی گئی، وہ بنائی گئی جو کہ سپریم کورٹ، جو کہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ ہے، حنیف عباسی کیس میں 2017 میں ایک فیصلہ آتا ہے جس میں وہ بڑا واضح کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن اینی پریجڈس، انہوں نے قانون کے مطابق تمام سیاسی جماعتوں کے بینک اکاؤنٹس کا کھاتوں کی جانچ پڑتال کرنی ہے، اور وہ قانون کے مطابق کرنی ہے۔ اسی کے تناظر میں مارچ 2018 میں ایک اسکروٹنی کمیٹی بنائی جاتی ہے جو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کی اسکروٹنی شروع کرتی ہے، اور ساتھ ہی میں 15 دن کے بعد 2018 اپریل میں پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی اسکروٹنی کمیٹی بنا دی جاتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب اسکروٹنی کمیٹیاں ایک وقت میں بن رہی ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان تحریک انصاف، جو کہ واحد سیاسی جماعت ہے اس ملک کے اندر جس کی ایک ڈونر بیس ہے جو کہ پاکستان کے اندر بھی ہے، اور بیرون ملک پاکستانی، اوورسیز پاکستانی جو اس ملک کو $30 ارب سالانہ بھیجتے ہیں، وہ بھی ہمارے ڈونرز میں شامل ہیں۔ پہلی بار ہم نے سیاسی پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی بنیاد اس جماعت نے رکھی۔ 40,000 ڈونرز کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ QCR ٹاپ ریٹڈ آڈیٹر فرمز ہماری ہیں، جو ہمارے پراپرلی مینٹینڈ بینک اکاؤنٹس ہیں، وہ تمام چیزیں ہم نے الیکشن کمیشن کو فراہم کی۔
अब ये नहीं हो सकता कि आप एक पार्टी को पिन पॉइंट करें, सिंगल आउट करें, जो तहकीकात में ताउन भी कर रही है, जो पेश भी हो रही है, और आप कहें जी कि उसका फ़ैसला हमने जो है वो सिंगल आउट करके उसका फ़ैसला करना है, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी का फ़ैसला जो है उसके साथ नहीं होगा। जब उसके फैसले की आती बारी तो 4-4 महीने स्क्रूटनी कमेटी गैर फाल रहती है एक मेंबर के रिटायर होने के ऊपर, वो हमारे बार बार शोर मचाने के ऊपर स्क्रूटनी कमेटी फाल होती है तो 1 महीने का वक्त दे दिया जाता है कि तारीख 10 तारीख को हेयरिंग हुई है, तब 30 अप्रैल को अगली हेयरिंग होगी। तो लिहाजा हमारा मुतालबा बड़ा वाज़ेह है कि इस केस का जो फ़ैसला है वो PMLN, पीपल्स पार्टी, PTI का केस साथ चलाया जाए, इनका फ़ैसला भी जो है वो एक वक्त में आया जाए। आप डे टू डे हेयरिंग करना चाहते हैं करें, हम उसे वेलकम करते हैं, लेकिन वो डे टू डे हेयरिंग सिर्फ फिर PTI की नहीं, वो PMLN और पीपल्स पार्टी की भी होनी चाहिए। जहाँ पर 64 करोड़ रुपए का हिसाब नून लीग के पास नहीं है, 35 करोड़ रुपए का हिसाब पीपल्स पार्टी के पास नहीं है, वहाँ उन्होंने दर्जनों अपने अकाउंट्स जो हैं वो अनडिस्क्लोज रखे हुए हैं, वो अकाउंट्स उन्होंने जो है वो पेश नहीं किए। तो हमारा मुतालबा, हमारी जो इस्तदा है वो इलेक्शन कमीशन से बड़ी वाज़ेह है, और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर इस वक्त पाकिस्तानी कौम ये देख रही है कि इदारे पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक काम करें, और आइन और कानून बड़ा वाज़ेह है इस हवाले से, और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला बड़ा वाज़ेह है कि आपने तमाम जमातें जो हैं उनकी आपने हेयरिंग एक वक्त में करनी है, उनकी तमाम की जांच पड़ताल आपने करनी है। और एक और बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, हमारे अकाउंट्स में कोई फॉरेन फंडिंग नहीं है, और जो पार्टी बैन करने के हवाले से बात होती है उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ थोड़ा पढ़ भी लिया करें, और आप पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 का सेक्शन 6 पढ़ लें, जिसमें बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि जो ममनुआ फंडिंग है उस ममनुआ फंडिंग की जो सज़ा है वो सज़ा पार्टी में बैन नहीं है, वो फ़ंड सिर्फ आपके उस हद तक वो फ़ंड ज़ब्त होते हैं। और हमारी लीगल टीम अपना केस भरपूर अंदाज से पेश कर रही है, उस केस को हम पेश करेंगे, लेकिन हमारा जो इस्तदा है, जो हमारा मुतालबा है वो बड़ा वाज़ेह है कि आप एक ही वक्त में पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI के केसेस का फ़ैसला करें, जिससे मैं समझता हूँ कि तमाम कानूनी तकाज़े भी पूरे होंगे और इदारों की इज़्ज़त में भी इजाफा होगा। सर, माजी में इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन के हवाले से आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अब अदालतों ने उन्हें हुक्म दिया कि 30 रोज़ के अंदर ये सब फैसला किया जाए, तो क्या आपको लगता है कि वो ये तमाम मामला उस मेरिट पर करेंगे जो आप चाहते हैं? नहीं, देखें, बात यह है, हमारा मुतालबा पहली बात तो यह है कि सारी पार्टियों का, तीनों पार्टियों का इकट्ठा होना चाहिए ताकि लोगों को कंपैरिजन तो पता चले ना। जिस तरह फ़ारूक ने कहा, PTI तो वो वाहिद पार्टी है जिसको आम आदमी फ़ंड कर, अभी भी हम जाएंगे, हम आम आदमी से अपील करेंगे कि आप हमें फ़ंड करें। हमारे पास तो पैसे नहीं है, ना ही हमारे पास बिलियनर हैं जिन्होंने बनाए हैं, सो हम तो आम आदमी के पास जाएंगे, और हम पहले भी आम आदमी के पास गए हैं। इलेक्शन कमीशन ये जो मौजूदा है इसके ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसमें तो कोई शुबह ही नहीं है। और अभी जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि वो इलेक्शन ही नहीं करा सकते, तो अगर इलेक्शन ही नहीं करा सकते तो वो इलेक्शन कमीशन क्या है, तो उसके ऊपर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म को दिए गए तोहफ़े के बारे में रिकॉर्ड जो है वो पेश नहीं किया गया, और अब ये जिक्र किया जा रहा है कि वो तोहफ़े जो हैं वो उसमें जो धान है वो फ़रोख्त कर दिया गया। तो आप मुझे ये बताइएगा, उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये तमाम रिकॉर्ड क्यों किया गया, और दूसरा ये बताइएगा कि ये जो हार है वो कितने में फ़रोख्त? नहीं, पहली बात तो ये है कि जो भी वज़ीर-ए-आज़म के तोहफ़े हैं वो भी डिक्लेयर्ड हैं, जो उनको मिले हैं वो भी डिक्लेयर्ड हैं, जो उन्होंने लिए हैं वो भी डिक्लेयर्ड हैं। सो ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, तो वो रिकॉर्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिस दिन भी मांगेगी वो वहाँ पे चला जाएगा, वो तो गवर्नमेंट ने देना। अच्छा, फवाद चौधरी साहब, अभी तक इस हुकूमत ने वजारतें नहीं दी, परेशानी का शिकार है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस है जिसके मुताबिक जो वफाकी हुकूमत है वो वफाकी काबीना का नाम है। आज 5वां दिन है मुल्क हुकूमत के बग़ैर चल रहा है, और उसकी वजह यह है कि आसिफ जरदारी साहब में और शहबाज शरीफ साहब में लूट के माल का हिसाब नहीं हो रहा कि ये जो उन्होंने यहाँ पे डाका मार लिया है, एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आ गई है, इसकी बंदर बांट आखिर होनी कैसे है। मैंने पहले ही कहा था कि मेहरबानी करके आपस में 8-8, 4-4 घंटे डिवाइड कर लें कि 4 घंटे का वज़ीर-ए-आज़म एक है, 4 घंटे का दूसरा है, फिर 4 घंटे का तीसरा है, एक चूँ का मुरब्बा है, भानमती का कुनबा है। तो यही होना था जो हमारे मुल्क में अब हो रहा है। किसी को पता नहीं है कौन हुकूमत है, क्या नहीं है, वजारतें बन नहीं पा रही, मुल्क जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। और इस वक्त सड़क की आवाज़ मुझे लगता है इस्लामाबाद के ऐवानों में नहीं पहुँच रही।
اور جتنی جلدی یہ ان ایوانوں میں پہنچ جائے اتنا ملک کے لیے بھی اچھا ہے اور ان کے لیے بھی اچھا ہے، ورنہ پھر ہمیں کان کے پاس آ کے زور سے بول کے بتانا پڑے گا۔ فواد صاحب آپ کس استعفے دیں گے؟ سینیٹرز استعفے نہیں دیں گے۔ اچھا سر، لفظ سازش اور مداخلت میں تھوڑا فرق ہے۔ یہ ایک وہ فضا شزا چل رہا ہے کچھ اس قسم کے۔ اچھا فواد صاحب، اینکرز کو وزیر اعظم عمران خان بھی بلاتے رہے، ان سے ملاقاتیں کرتے رہے، اور موجودہ وزیر اعظم نے رپورٹرز کو بلایا اور اس وقت افطاری کا ٹائم اینکرز کو بھی تھا بلایا۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ افطاری میں اپنے پلے سے کروا رہا اچھا۔ ہوں، تو اگر انہوں نے افطاری کروا دی، مدینہ کی ریاست آپ بنا رہے تھے، تو اس کو اتنا یہ کہنا کہ جی کھاپے اڑائے گے ہونا آپ کھائیں، ہمیں نے اعتراض نہیں کیا، آپ کھائیں جا کے، صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھوکا نہ سوئے بند کر کے نہ کھائیں۔ نہیں ہوا آپ نہیں، اگر وہ کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام بند کیے بغیر آپ کو کھانے کھلاتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اگر وہ پروگرام جو غریبوں کا پروگرام بند کر کے آپ کو کھانے کھلائیں گے، ہمیں کہنے کی اجازت تو آزاد کشمیر کی ہائی کورٹ نے اسپیکر کی رولنگ کو کالعدم قرار دے دیا اور وزیر اعظم انتخابات کو بھی روک دیا، اس پہ آپ کیا؟ دیکھیں، میں تو حیران ہوں اس ملک میں، اگر سب کچھ عدالتوں نہیں کرنا ہے تو پھر جمہوریت بند کر دیں، پھر سارے کام وہیں پہ لے جاتے ہیں کہ وہی آپ لوگ ہی کر دیا کرے دن اور رات۔ وہ میں سچی بات یہ ہے کہ اگر میں تو اسپیکر ہوتا تو میں تو یہ رولنگ کو نہ مانتا۔ کس طریقے سے آپ عدالت کی پروسیڈنگز کو اس طرح سے چیلنج کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہم ہی بتائیں گے اجلاس بھی کب ہوگا، وزیر اعظم کا انتخاب کب ہونا ہے، چیزیں کب ہونی ہیں؟ تو میرا تو خیال ہے کہ عدالتوں کو بڑی اپنے آپ کو ریسٹرکٹیو کرنا چاہیے۔ فراقین کے بارے میں کیا فیصلہ کیا گیا؟ آپ کے تایا داد بھائی بھی اس میں شامل ہیں، ان کی تو ہم نے لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن بھیج دی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ اس پہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن۔ بہت شکریہ۔